क्वेश्चन हमने लिया एक परमाणु में कितने ग्राम परमाणु होंगे। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक जो परमाणु है इसके अंदर कितने ग्राम परमाणु होंगे। वैसे हमने आपको बताया था कि जो 1 ग्राम परमाणु होता है ना, ये तो आपको बताया 1 ग्राम परमाणु जो है ना, उसके अंदर 1 ग्राम परमाणु का मतलब 1 मोल परमाणु है ना। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो Na परमाणु होते हैं, Na जो परमाणु है, Na परमाणु इसका मतलब होता है 1 ग्राम परमाणु। ये तो समझाया था। 1 ग्राम परमाणु का मतलब क्या होता है, 1 मोल परमाणु है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि जो 1 मोल परमाणु है, 1 मोल परमाणु का मतलब 1 ग्राम परमाणु होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक परमाणु का मतलब क्या होगा। तो ऐसे लिखेंगे ना कि Na परमाणु का मतलब 1 ग्राम परमाणु होता है। एक परमाणु का मतलब आपसे कह देंगे 1/Na ग्राम परमाणु। ये लीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाता है 1/Na ग्राम परमाणु। 1/Na इसका आंसर देना। ठीक है, दूसरा सवाल बताता हूँ। अगला क्वेश्चन, 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। आपको जल दे रखा है 1 लीटर और 1 लीटर जल के अंदर हमको अणुओं की संख्या बताने की 1 लीटर जल में कितने अणु होंगे। ठीक है, आपको बता देते हैं जो प्योर वाटर है उस प्योर वाटर की डेंसिटी 1 होती है। 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml वाटर है। वाटर कितना दे रखा है 1000 ml और वाटर की डेंसिटी होती है, ये ध्यान रख लेना, जो प्योर वाटर है इसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी होती है। हमसे बोला गया 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल का मतलब 1000 मिलीलीटर जल है। तो पहले काम करें ना, जल का भार निकाल लेते हैं। जल का भार कैसे निकालेंगे, डेंसिटी बराबर होता है ना यार, मास अपॉन वॉल्यूम। ये लीजिए, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यहाँ से मास निकाला जाए तो मास इक्वल टू क्या लिखोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1 है, वॉल्यूम देखो डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है तो वॉल्यूम किस में लेंगे, मिलीलीटर में। 1 लीटर जल दे रखा है, 1 लीटर का मतलब ये भी 1000 आ जाएगा। ये लीजिए, इसका मतलब हमारे पास में इतने ग्राम जल है। तो जल हमारे पास में 1000 ग्राम जल है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, जल में अणुओं की संख्या। तो क्या काम करें, जल की मात्रा आ गई 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम मात्रा, तो इसमें जल के मोल निकालो। जल के मोल, अगर हम जल के मोल निकालें तो जल के मोल कैसे निकालेंगे, ये जो 1000 है, 1000 के अंदर हमने जल का अणुभार होता है H2O का अणुभार कितना होगा 18 का भाग लगा दिया। ठीक है, इसको सोल्व करने से ये आ जाता है 55.5 मोल। ये लीजिए, ये हमारे पास में जल के इतने मोल है। हमसे क्या पूछ रहा है, अणु कैसे निकालते हैं, जल के अणु निकालना है हमें। जल के अणु कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो मोल आ गया, मोल 55.5 है। इस मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास में जल के अणु आ जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बोल सकते हैं 1 लीटर जो जल है इसके अंदर 55.5 इंटू Na अणु आ जाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग गड़बड़ क्या करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या पूछी, देखो इसी क्वेश्चन को बच्चा सोल्व कैसे करता है। 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या, तो ये बोलता है कि 1 लीटर है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये जो 1 लीटर है इसके अंदर 22.4 का भाग लगा देगा। बोलेगा कि देखो मैंने 1 लीटर था, इसके अंदर 22.4 का भाग लगा दिया, तो ये तो मेरे मोल आ गए, और भी जो मोल आए उसको Na से गुणा कर दिया और बोला कि ये लीजिए उत्तर आ गया, जबकि सवाल गलत हो गया। ये जो 22.4 वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, ये क्या समझाया था, नंबर 1 एनटीपी होना चाहिए और नंबर 2 गैस होना चाहिए। ये तो जल दे रखा है, ये तो लिक्विड है, यानी वो जो बात है ना आयतन में 22.4 का भाग लगा दे, वो कब लागू होती है, नंबर 1 तो गैस होना चाहिए, सॉलिड और लिक्विड में नहीं लगाना है। तो ये तो जल है, तो जल में वो वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं। तो उसके लिए नंबर 1 तो गैस होना चाहिए और गैस के साथ साथ भी एनटीपी एसटीपी होना चाहिए, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या करता है 22.4 से भाग लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। और ये मान के चलना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पहला ऑप्शन वही आएगा जिसमें 22.4 से भाग लगा के आंसर निकाला जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देते हैं। बच्चे के दिमाग में क्या चलता है कि जब भी आयतन दे 22.4 का भाग लगा दे, जबकि ऐसा नहीं है। दिमाग में ये चलना चाहिए, नंबर 1 तो गैस होना चाहिए और गैस के साथ फिर वो एनटीपी एसटीपी भी होना चाहिए। ठीक है जी, अगला सवाल लेते हैं आपके लिए। जल के एक अणु का आयतन ज्ञात करो। अब आपसे क्या बोला, जल का एक अणु है, इस एक अणु का आयतन ज्ञात करना है। जल के एक अणु का आयतन ज्ञात करो। अब एक अणु का आयतन कैसे निकालेंगे यार, तो आयतन निकालने का तरीका, डेंसिटी पता होती है, आयतन निकालना है, तो जल के एक अणु का भार निकाल लो। तो हम सबसे पहले निकालते हैं जल के एक अणु का भार या जल के एक अणु का द्रव्यमान। जल के एक अणु का द्रव्यमान क्या लिखोगे। अब जल के एक अणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, आपको मैंने सिखा रखा है। एक अणु का द्रव्यमान निकालने का तरीका क्या होता है, अणुभार अपॉन Na,
जल का अणुभार कितना होता है 18, 18 अपॉन Na, इसमें ये ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास में ग्राम में मात्रा आ गई। आपसे क्या पूछा जाए, आयतन पूछा जा रहा है, आयतन कैसे निकालेंगे। ठीक है, आयतन डेंसिटी D इक्वल टू होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम, ये लीजिए मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या चाहिए, आपको तो आयतन चाहिए, तो वॉल्यूम बराबर क्या लिखोगे, वॉल्यूम बराबर लिखा जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी तो 1 है, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 18 अपॉन Na मिलीलीटर। ये लीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे भी लिख सकते थे 18 अपॉन Na की जगह हमने लिख दिया 6.023 को 6 लिखा, 10 टू पावर 23 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये माइनस 23, ये मिलीलीटर में चला जाएगा। 18 में 3 का भाग 6 का भाग लगाए तो कितना आएगा 3, आंसर दे सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 मिलीलीटर। ये लीजिए, ये इसको सम आंसर आ जाए। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। नेक्स्ट, 40 ग्राम ऑक्सीजन के समान अणुओं को रखने वाले CO2 का द्रव्यमान ज्ञात करो। सवाल समझ लेना पहले। सवाल क्या कह रहा है, 40 ग्राम ऑक्सीजन के समान अणुओं को रखने वाले CO2 का द्रव्यमान ज्ञात करो। यानी आपसे बोला जा रहा है कि 40 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर जितने अणु पाए जाते हैं, समझना, 40 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर 40 ग्राम ऑक्सीजन में जितने अणु पाए जाते हैं उतने ही अणु अगर CO2 में पाए जाए तो उसके लिए CO2 का द्रव्यमान कितना होगा। अब देखो क्या बोला, जितने अणु ऑक्सीजन में पाए जाएंगे उतने ही अणु किस में पाए जाएंगे, CO2 में। इसका मतलब CO2 और ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या समान है। अगर अणुओं की संख्या समान है तो मोल भी बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, आप ऑक्सीजन के मोल और CO2 के मोल दोनों के मोल बराबर कर दो। तो मैं कैसे सोल्व करूं इसको, ये लीजिए, मैंने ऑक्सीजन के मोल और CO2 के मोल दोनों के मोल को बराबर कर दिया। मोल बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि अगर अणु समान है तो मोल भी समान होंगे। क्योंकि अणु से मोल कैसे निकालते हैं, अणु की संख्या अपॉन Na, तो दोनों के अणु की संख्या समान है, तो Na का भाग लगाओगे तो दोनों जगह से मोल तो बराबर आएंगे ना, इसका दोनों के मोल बराबर होंगे। ये लीजिए, मोल बराबर कर दिए। मोल बराबर होता है ग्राम में भार अपॉन अणु भार। देखो ऑक्सीजन के मोल 40 ग्राम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का अणु भार होता है 32, ये लीजिए 32 का भाग लगा दिया बराबर। CO2 के मोल, मोल क्या होगा, मात्रा, हमने मान लिया W ग्राम है, अणु भार होता है 44। इसको सोल्व करें तो जो CO2 का मात्रा है, CO2 का जो द्रव्यमान है, ये आ जाता भैया 40 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है। आप चेक करके देख लेते हैं। इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है, अगर 4 से कैंसिल करें तो ये तो 10 बार हो गया और 4 से ये चला जाएगा हमारा 8 बार, 832। ठीक है, और देख लेते हैं, 4 से ये हो गया 11 बार और 4 से हो जाएगा 2 बार, 2 से इसको कैंसिल करें 5, आंसर इसका आ जाता है 55 ग्राम। ये लीजिए, आंसर देंगे 55। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 55। ठीक, अगला क्वेश्चन लिया मैंने, 0.5 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कार्बन का कितना द्रव्यमान उपस्थित है। ठीक है, आपके पास में पोटेशियम फेरोसाइनाइड दे रखा है तो आपको पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है K4FeCN6, ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया। ठीक है, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। आपसे बोला गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड का कितना लेना है, 0.5 मोल लेना है। अच्छा काम करते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का अगर 1 मोल ले, अपन ऐसे बोल दे 1 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कार्बन की मात्रा, पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर मान लो पोटेशियम फेरोसाइनाइड मेरा 1 मोल हो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड अगर मेरा 1 मोल हो तो इसमें कितने ग्राम कार्बन पाया जाएगा। बेटा यार अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल के अंदर कार्बन के तो 6 मोल है। 1 मोल के अंदर कार्बन के कितने मोल होंगे, 6 मोल होंगे। 1 मोल कार्बन का भार होता है 12, 6 मोल है तो आप एक काम करो, ये जो 12 है 12 को 6 से 12 है ना, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो 12 6 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 72 ग्राम। ये लिखा मैंने 72 ग्राम हो गया। यस, ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर कार्बन होता है 72 ग्राम। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 0.5 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो 0.5 में कितने होंगे, तो यार 1 मोल में जब 72 ग्राम है तो 0.5 का आधा हो गया ना, तो 72 का आधा करें तो ये बनेगा 36 ग्राम। आंसर दिया जाएगा 36 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर है 36 ग्राम। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन। 3
300 केल्विन ताप तथा 760 mmHg दाब पर एक गैस के 10⁻22 अणुओं का आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करना है और दे क्या रखा है, ताप का मान दे रखा, दाब का मान दे रखा, अणुओं की संख्या दे रखी है। तो यार ये तो बहुत सिंपल है। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी लगा के आयतन निकालो। आदर्श गैस समीकरण हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर दिया। पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें पी दाब होता है, आपसे बोला था दाब इसमें एटीएम में लेना है। इसने दे रखा 760, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 760 mmHg को एटीएम में चेंज किया। और mmHg को एटीएम में बदलने के लिए आप ये जानते होंगे 1 एटीएम इक्वल टू होता है 760 mmHg। तो mmHg को अगर एटीएम में बदलना है तो 760 का भाग लगा दिया। तो ये लीजिए दाब मैंने एटीएम में बदल दिया है, इंटू वी, ये वी आयतन आ जाएगा, आयतन लीटर में आ रहा है। एन क्या है, मोल है, एन मोल है। अब मोल निकाला, इसे अणुओं की संख्या दे दी, तो अणुओं की संख्या दे रखी है 10⁻22, हमको मोल चाहिए। अणुओं से मोल बनाने का तरीका, Na का भाग लगा दो, तो 6 × 10⁻23 का भाग लगा दिया, तो ये मोल बन गए। आर की बात करें, आर का मान होता है 0.0821, ये तो आर का मान हो गया। और टी ताप का मान दे रखा हमको 300 केल्विन। यहाँ से हम आयतन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको सोल्व करके रख लीजिए। यहाँ से जो आयतन है वो डायरेक्ट हमारा लीटर में जाएगा। आयतन V बराबर आता है, इसको देखें 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 300, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, अपॉन 6 की जगह हमने 6 रखा। और पावर की बात करें तो पावर बनेगा 300/6, 10⁻22 और 10⁻23 ऊपर गया तो 10⁻−1, ये लीजिए यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हमको देता है 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइडेड बाई 6, ये हमको देता है 0.4 लीटर। इसका आंसर आ जाता है 0.4 लीटर। ये लीजिए 0.4 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला भी लिख दिया हमने। मैग्नीशियम फॉस्फेट, कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में ऑक्सीजन के 0.25 मोल परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में ऑक्सीजन के 0.25 मोल परमाणु होंगे। मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखा हमने सबसे पहले, तो ये लीजिए, ये हमारे पास ये मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आ गया। अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट का अगर 1 मोल हो, देखो उधर, अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट का 1 मोल हो तो 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट के अंदर ऑक्सीजन के 4 दूनी 8 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। या हम इसे लिख सकते हैं ना, हम इसे लिख सकते हैं 8 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। 8 मोल अगर ऑक्सीजन परमाणु है तो मैग्नीशियम फॉस्फेट हमारा 1 मोल है। 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट है, इसका मतलब हुआ यार, आप तो ऐसे बोल दीजिए कि 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट के अंदर 8 मोल ऑक्सीजन के परमाणु है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर ऑक्सीजन के 8 मोल परमाणु है तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का मेरा 1 मोल होगा। फिर से क्या बोला, ऑक्सीजन के तो कितने हैं, 0.25 मोल परमाणु है, 0.25 मोल परमाणु है ना इसके, तो इसका 0.25 मोल परमाणु है, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट को जाएंगे 1/8 × 0.25 मोल। ये लीजिए मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये लीजिए इतने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट कह जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व करें तो 0.25 का मतलब 1/4 होता है ना, तो ये बन जाएगा 1/32 मोल। ये इसका आंसर आ जाता है 1/32 मोल। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 1/32 मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट रखा है 200 मिलीग्राम CO2 में से 10⁻21 अणुओं को हटा दिया जाए तो ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया, आपने CO2 लिया, 200 मिलीग्राम CO2 आपने लिया, 200 मिलीग्राम CO2 लेके उसमें से 10⁻21 अणुओं को हटा दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है नंबर 1 बचे हुए CO2 के अणु, आपसे पूछा जा रहा है कि अब CO2 को कितने अणु बचेंगे। नंबर 2 आपसे पूछ रहे हैं बचे हुए CO2 के मोल, CO2 को कितने मोल बचेंगे। तीसरा आपसे पूछा हुआ है बचा हुआ CO2 का द्रव्यमान। यानी आपसे पूछा जा रहा है, सीधी सीधी बात ये, आपसे ये बोला गया कि आपने 200 मिलीग्राम CO2 लिया, उसमें से 10⁻21 अणुओं को अगर हटा दिया जाए
तो नंबर 1 तो कितने अणु बचेंगे, नंबर 2 कितने मोल बचेंगे, और नंबर 3 कितना द्रव्यमान बचेगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो 200 मिलीग्राम CO2 दे रखा है, सबसे पहले हम ये पता लगाएं इस 200 मिलीग्राम CO2 के अंदर CO2 के कितने अणु पाए जाते हैं। अब मात्रा दे रखी है, अणु निकालने, तो मात्रा से पहले मोल बनाऊंगा और मोल में अणु निकालूंगा। तो देखो मैंने लिखा प्रारंभ में CO2 के मोल बराबर ग्राम में भार अपन अणु भार, मिलीग्राम दे रखा है तो मिलीग्राम को ग्राम में बदल दिया तो यह आ जाएगा 200 इंटू 10⁻³ ये ग्राम में बदल दिया, अणु भार 44 का भाग लगाया तो इतने मोल आ जाएंगे। ये तो मोल आ गए, मेरे को अणु लाना है तो अणु कैसे लाएंगे, मोल से Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रारंभ में CO2 के अणु तो क्या लिखा जाएगा, ये तो मोल आ गया 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 44, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू 10⁻23 से, जैसे से मल्टीप्लाई किया ये हमको देता है 2.73 इंटू 10⁻21 अणु। इसका मतलब हमने जो 200 मिलीग्राम CO2 लिया उसके अंदर CO2 के 2.73 इंटू 10⁻21 अणु पाए जाते हैं, इतने अणु पाए जाते हैं। अब हमसे क्या बोला, इसमें से 10⁻21 अणु हटा दिए तो कितने अणु बचेंगे आप, तो यार सीधी सी बात है इतने अणु प्रारंभ में थे, 10⁻21 हटा दिए, इसमें से इसको माइनस कर दो तो बचे हुए अणु आ जाएंगे। ये लिखिए नेक्स्ट स्टेप, बचे हुए CO2 के अणु 2.73 इंटू 10⁻21 में से 10⁻21 को माइनस कर दिया, माइनस करने से कैसे करें, 10⁻21 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा 1.73 इंटू 10⁻21 अणु, इतने अणु बच जाएंगे। ये तो आ गया अणु। दूसरा क्या पूछ रहा, कितने मोल बचेंगे, तो एक काम करो ना, बचे हुए अणुओं से बचे हुए मोल बना दो, अणु से मोल बनाने का तरीका Na का भाग लगा दो, तो बचे हुए अणु ये रहे, इसमें Na का भाग लगा दिया तो बचे हुए मोल आ गए मेरे पास 2.87 इंटू 10⁻³ इतने मोल आ गया। एक आपसे पूछ रहा है बची हुई मात्रा, तो बचे हुए मोल से बची हुई मात्रा निकाल दो, मोल से मात्रा निकालने के लिए अणुभार से गुणा करते हैं और CO2 का अणुभार होता है 44, तो देख लीजिए बचा हुआ CO2 का द्रव्यमान बराबर 2.87 इंटू 10⁻³ तो मोल है, इसको 44 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाता है 0.126 ग्राम। तो हमारे पास में CO2 की इतनी मात्रा बच जाती है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम नीट के एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट, वायु में 21% ऑक्सीजन आयतनात्मक रूप से उपस्थित है। वायु में 21% ऑक्सीजन आयतनात्मक रूप से उपस्थित है। एनटीपी पर 1 लीटर वायु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है कि वायु में 21% ऑक्सीजन आयतनात्मक रूप से, आयतनात्मक रूप का मतलब क्या होता है, आयतनात्मक रूप का मतलब ये होता है अगर आपके पास वायु 100 लीटर है, अगर आपके पास वायु 100 लीटर है तो 100 लीटर वायु के अंदर 21 लीटर ऑक्सीजन पाई जाती है, ये मतलब है। हमेशा सवाल में क्या बोला है कि वायु तो 1 लीटर है तो उस 1 लीटर के अंदर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्ञात करो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 1 लीटर वायु के अंदर देखूंगा ऑक्सीजन का कितना लीटर पाया जाता है। तो मैंने सबसे पहले लिखा 1 लीटर वायु में ऑक्सीजन का आयतन। अब 1 लीटर वायु में ऑक्सीजन का आयतन, ऑक्सीजन कितना है 21% है तो 1 लीटर का 21% निकाल लिया तो 1 इंटू 21/100, इसका मतलब हमारे पास 1 लीटर वायु के अंदर 0.21 लीटर ऑक्सीजन पाई जाती है। ये ऑक्सीजन है, अच्छा गैस है और सवाल एनटीपी4 बना दिया तो अब क्या करूंगा, ऑक्सीजन का आयतन आ गया तो ऑक्सीजन के आयतन से डायरेक्ट ऑक्सीजन के मोल बना दूंगा 22.4 का भाग लगा के। ऑक्सीजन के मोल कितने आएंगे, आयतन कितना आ गया 0.21, एनटीपी और गैस है तो 22.4 का भाग लगा दिया, ऑक्सीजन के मोल ये हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, मोल आ गए, मोल से अणु निकाल लेंगे, ऑक्सीजन के अणु कितने आएंगे 0.21 अपॉन 22.4, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन के अणु भी आ जाएंगे। अणु आ गए, अब अणु से परमाणु लाना है, अणु से परमाणु लाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन के परमाणु बराबर, ये तो हमारे अणु रहे 0.21 अपॉन 22.4 इंटू 6 इंटू 10⁻23, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाता है 1.125 इंटू 10⁻22, ये हमारे पास आ जाएंगे ऑक्सीजन के परमाणु। ये ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या हमने ज्ञात कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम भारात्मक रूप से उपस्थित है। क्लोरोफिल एक कंपाउंड है, इसके अंदर बोल रहा है इसमें मैग्नीशियम पाई जाती है 2.68% भारात्मक रूप से। भारात्मक रूप का मतलब फिर वही हुआ जैसे इसके पहले बताया आयतनात्मक रूप, इसमें लिखा भारात्मक रूप। भारात्मक रूप का मतलब अगर हमारे पास में क्लोरोफिल 100 ग्राम है तो 100 ग्राम क्लोरोफिल के अंदर 2.68 ग्राम मैग्नीशियम पाई जाएगी, ये मतलब है। क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम भारात्मक रूप से उपस्थित है। 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम परमाणु की संख्या ज्ञात करो।
तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, क्लोरोफिल 2 ग्राम है तो ये पता लगाते हैं 2 ग्राम क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की मात्रा। हम सबसे पहले देखें क्लोरोफिल अगर 2 ग्राम है तो उसमें मैग्नीशियम कितना होगा, तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। 2 ग्राम है, इसका 2.68% ये निकाल लिया। इसका मतलब ये हमारे पास में इतने ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये तो मैग्नीशियम की मात्रा आ गई। अब मैग्नीशियम के मोल बना दे, मैग्नीशियम तो एटम है ना, तो अपन शायद ये भी निकाल सकते हैं, मोल निकाल लेते हैं, मोल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के मोल। अब मैग्नीशियम के मोल निकाले तो आ जाएगा 2 × 2.68 अपॉन 100, ये तो इसकी मात्रा है। इसको हमने 24 का भाग लगा दिया तो मैग्नीशियम के इतने मोल आ जाएंगे। मैग्नीशियम के मोल आ गए तो मैग्नीशियम के परमाणु चाहिए, आपको चाहिए मैग्नीशियम के परमाणु। तो मैग्नीशियम के परमाणु निकालने के लिए 2 × 2.68 अपॉन 100 × 24, इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास मैग्नीशियम के एटम आ जाएंगे। ठीक है, इसको सोल्व करके आंसर ला सकते हैं। तो 6 से ये 6 तो 12 तो नहीं, ठीक है, 4 बार, और इस 2 से ये चला जाएगा 2 बार। ठीक है, आप देख सकते हो 2.68 में 2 का भाग लगा दिया जाए तो ये बनेगा 1.34। इसका आंसर अगर देखा जाए तो ये बन जाता है 1.34, और मात्रा अगर देखें तो 23 और 100 × 10⁻21, ये लीजिए इतने मैग्नीशियम के एटम आ जाएंगे। ये आपके पास में नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम आ गए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर रुपयों को खर्च करने में कितने वर्ष लगेंगे यदि 10⁶ रुपये प्रति सेकंड खर्च किए जाते हैं। समझना, सवाल ये दे रखा है कि आप 1 सेकंड में कितने पैसे खर्च करते हो। 1 सेकंड के अंदर 10⁶ रुपए आप खर्च करते हो, तो आपसे बोला जा रहा है अगर आपके पास में 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर रुपए हो, उनको खर्च करने में कितने वर्ष लगेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ऐसे बोलते हैं 10⁶ रुपयों को खर्च करने में लगा समय बराबर 1 सेकेंड। 10⁶ रुपयों को खर्च करने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड। तो हमने पूछा 6.023 × 10⁻23 रुपयों को खर्च करने में कितना समय लगेगा, तो आ जाएगा 1/10⁻6 × 6.023 × 10⁻23। ये तो सेकंड आ गए, उत्तर किस में देना, वर्ष में। तो देखो अब ये सेकंड है ना, अब सेकंड को वर्ष में बदलना है। नंबर 1, जैसे सेकंड के अंदर 60 का भाग लगाएंगे मिनट में चेंज होगा, एक और 60 का भाग लगाएंगे तो इसको हमने घंटे में चेंज कर दिया, और फिर 24 का भाग लगाएंगे तो किस में चेंज हो गया, दिन के अंदर, और फिर 365 का भाग लगाएंगे तो ये बदल जाएगा वर्ष के अंदर। तो हमने सेकंड को ये वर्ष में बदल दिया। इसको सोल्व करें तो आंसर आता है 1.90 × 10⁻10 वर्ष, इतने वर्ष लगेंगे। इसका मतलब एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर अगर हमारे पास रुपए हो तो उनको खर्च करने में 1.9 × 10⁻10 वर्ष हमको लग जाएंगे। ठीक है जी। अगला सवाल जो मैंने लिया ना, ये भी नीट के एग्जाम में भैया 2 बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल समझते हैं। 2 तत्व P तथा Q मिलकर यौगिक P2Q3 तथा PQ2 बनाते हैं। 0.15 मोल P2Q3 तथा PQ2 का द्रव्यमान क्रमशः 15.9 ग्राम तथा 9.3 ग्राम है। तत्व P तथा Q का परमाणु भार ज्ञात करो। सवाल ये है, 2 तत्व आपको P और Q दे रखे हैं। आपसे बोला गया कि जो 2 तत्व P और Q है, इन्होंने 2 कंपाउंड बनाए। एक कंपाउंड इन्होंने बना दिया P2Q3 और दूसरा कंपाउंड बना दिया PQ2, 2 कंपाउंड बना दिए। और ये क्या बोल रहा है कि जो P2Q3 है ना, इसके 0.15 मोल का भार है 15.9, और जो PQ2 है इसके भी 0.15 का जो भार है वो दे रखा है 9.3, और हमसे पूछा जा रहा है P और Q का परमाणु भार ज्ञात करो। ये सवाल दे रखा है। मैंने मान लिया कि तत्व P और Q का जो परमाणु भार है वो क्रमशः X और Y है। मैंने बोला माना तत्व P तथा Q का परमाणु भार X तथा Y है, ये मैंने मान लिया। देखो एक यौगिक मेरे पास P2Q3 है, एक यौगिक मेरे पास PQ2 है, तो मैंने बोला इनका अणुभार क्या होगा, तो मैंने लिखा भाई P2Q3 का अणुभार। अब अणुभार कैसे निकालेंगे, P का परमाणु भार X लिया और Q का आपने Y लिया, तो इसको लिख देंगे ना 2x + 3y, 2x + 3y आ गया। दूसरा
P Q2 का अणुभार कितना होगा, तो x प्लस 2y लिख देंगे। एक P का होता है x और Q का होता है y, x प्लस 2y आ गया, यहाँ तक आ गया। आपको मैंने बताया था ना कि अणुभार का मतलब क्या होता है। अणुभार का मतलब होता है यार एक मोल का भार। अरे यार एक मोल का जो भार होगा ना वो अणुभार होगा ना। अब सवाल में क्या दे रखा है, देखना सवाल में दे रखा है 0.15 मोल P2Q3 का भार है 15.9, समझना 0.15 मोल 0.15 मोल P2Q3 का भार है 15.9। तो मैंने पूछा एक मोल P2Q3 का भार क्या होगा, तो एक मोल P2Q3 का भार आ गया 106, यानी 106 एक तरह से उसका अणुभार हो गया ना। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना P2Q3 का अणुभार बराबर 2x प्लस 2y। अणुभार का मतलब होता है एक मोल P2Q3 का द्रव्यमान, और वो तो 106 आ जाएगा। 106 कैसे निकाला मैंने, 0.15 का भार है 15.9, तो एक मोल का कितना होगा 15.9 अपॉन 0.15 भाग लगाना 106 आ जाता है। इसका मतलब ये 106 आ गया। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं एक तरह से 2x प्लस 3y का मान आ गया 106। ये मैंने लिख रखा 2x प्लस 3y बराबर 106, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से PQ2 का अणुभार क्या हुआ, x प्लस 2y हुआ। अब इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, अणुभार का मतलब एक मोल का भार, सवाल में क्या दे रखा है 0.15 का भार है 9.3। जब 0.15 का भार 9.3 है तो एक का भार क्या होगा, तो एक मोल का भार आ जाएगा 9.3 अपॉन 0.15 भाग लगाने से आता है 62। इसका मतलब x प्लस 2y का मान ही 62 आ जाएगा। ये मैंने x प्लस 2y बराबर 62। हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। इन दो समीकरण को सोल्व करके x और y का मान निकालना है। तो मैंने आपसे बोला समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करके इसमें से 1 को माइनस कर दो। लिखा ना मैंने, समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करके इसमें से 1 को माइनस कर दो। देखो जैसे आप समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करोगे, यहाँ बनेगा 2x और यहाँ बनेगा 4y, और यहाँ 62 का डबल हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। 4y में से 3y गया तो क्या बचेगा y, और इसका डबल करके इसमें से 106 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा y बराबर 18। तो y का मान मेरे पास आ गया 18। y का मतलब एक तरह से Q का परमाणु भार है 18। y का मान आ गया ना। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो y का मान है समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दो, मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 62। उसको लिखा मैंने x प्लस 2 y की जगह 18 बराबर 62। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास 26। तो मैं से हो सकते हैं तत्व जो P है, P का परमाणु भार है 26 और Q का परमाणु भार है 18। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सोल्व करना भी बहुत आसान है। बस इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, अणुभार का मतलब एक मोल का जो भार है, एक मोल का जो भार है वही तो अणुभार होता है ना, उसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ओके, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। ठीक है, आज का हेडिंग हमारा है मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र। मूलानुपाती सूत्र को बोल दिया जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, और जो अणुसूत्र है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आज हम डिस्कस करें एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या होता है। भाई जैसे कोई भी एक कंपाउंड बना तो कंपाउंड तत्वों से मिलकर बनेगा। ठीक है, जैसे मीथेन है तो मीथेन कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर वो जो जिन परमाणु से मिलकर बना हुआ है उन परमाणुओं की जो संख्या है उसका जो सरलतम अनुपात है उसको बोलते हैं उसका मूलानुपाती सूत्र। ऐसे बोल सकते हैं कि वह सूत्र, एक ऐसा सूत्र जो उस यौगिक के अंदर जो परमाणु पाए जाते हैं उनकी संख्या का सरलतम अनुपात बताता है, उसको बोल दिया जाता है मूलानुपाती सूत्र। इसकी डेफिनेशन भी हमने लिखी, वह सूत्र जो यौगिक में उपस्थित परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात बताता है। मतलब मूलानुपाती सूत्र क्या करेगा, एक यौगिक है, वो यौगिक जिन भी तत्वों से मिलकर बना हुआ है उनके जो परमाणु है उनकी संख्या का सरलतम अनुपात जो बताएगा उसको बोलेंगे मूलानुपाती सूत्र। और अगर अणुसूत्र की बात करें तो अणुसूत्र में क्या है, अणुसूत्र क्या करेगा, ये भी जो यौगिक है यौगिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो जो यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ है उनकी जो परमाणु की संख्या उनकी वास्तविक संख्या का अनुपात बताता है। इसका मतलब अणुसूत्र के अंदर हमें परमाणु की वास्तविक संख्या का अनुपात का पता लगता है, जबकि जो मूलानुपाती सूत्र है उसके अंदर हमें परमाणु की संख्या का वास्तविक अनुपात नहीं, वहां पर एक सरलतम अनुपात जो है वो हमको पता लगता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से बताते हैं। देखो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यौगिक ले लिया है, यौगिक लिया मैंने ग्लूकोज, यौगिक मैंने लिया ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज यौगिक लिया। अब ग्लूकोज का जो अणुसूत्र है वो होता है C6H12O6 ये होता है।
तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है इसके अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 8 ऑक्सीजन है। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये इनकी वास्तविक संख्या का अनुपात बता रहा है। हाँ, अगर हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो परमाणु है कितने 6 तो कार्बन के, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6, तो वास्तविक अनुपात बता दिया, इसलिए तो अणुसूत्र हो गया। हाँ, अगर मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो मूलानुपाती सूत्र बताता है सरलतम अनुपात। तो इसे समझो, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कितने अनुपात में 6 12 6 है ना, तो 6 12 6 को क्या हम 1 2 1 भी तो लिख सकते हैं ना सरल अनुपात। अगर आप 1 2 1 लिखेंगे तो इसका मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा CH2O। तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र बनता है CH2O। तो CH2O क्या है? तो CH2O तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु का सरलतम अनुपात बता रहा है, और जो C6H12O6 है ये इसके अंदर जो परमाणु है उनकी वास्तविक संख्या का अनुपात बता रहा है। तो जो वास्तविक संख्या बताता है वो अणुसूत्र कहलाएगा, और जो सरलतम अनुपात बताता है वो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा यौगिक हमने ले लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड लिया, अब एसिटिक एसिड का अगर हम अणुसूत्र लिखे तो एसिटिक एसिड का अणुसूत्र होता है भैया CH3COOH, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं C2H4O2, ये भी लिखा जा सकता है। इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये वास्तविक संख्या बता रहा है। हाँ, अगर सरल अनुपात लिखे, अगर इसका भाई इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है 2:4:2, इसका सरलतम अनुपात बनेगा 1:2:1, 1:2:1 का मतलब फॉर्मूला बनेगा CH2O। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का भी मूलानुपाती सूत्र CH2 होगा। आप देख पा रहे हैं ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र भी CH2O है, एसिटिक एसिड का मूलानुपाती सूत्र भी CH2O है। इसका मतलब 2 अलग अलग यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान हो सकते हैं। ये दिख रहा है ना, 2 आपके पास डिफरेंट कंपाउंड है तो 2 डिफरेंट कंपाउंड के मूलानुपाती सूत्र समान हो सकते हैं। ये मैंने आपको इस एग्जांपल से भी समझा दिया। हाँ, अगर मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं ग्लूकोज के अंदर कार्बन का प्रतिशत संघटन निकालूं, हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन निकालूं और ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन निकालूं और एसिटिक एसिड में भी निकालूं, तो दोनों के अंदर पता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रतिशत संघटन समान आएंगे। इसका कारण क्योंकि दोनों का मूलानुपाती सूत्र समान होता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी सवाल आ जाता है कि इनमें कौन कौन से ऐसे यौगिक है जिनके अंदर तत्वों का प्रतिशत संघटन समान होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको सोल्व करने का। आप एक काम करो, वो जो भी यौगिक आपको दे रखा है उस यौगिक का वो जो अणुसूत्र है उसका मूलानुपाती सूत्र निकालो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जिन यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं उनके अंदर तत्वों का प्रतिशत संगठन भी समान होगा। तो इस टाइप के जब सवाल आए तो प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उसके बाद एक और एग्जांपल मैंने बेंजीन का ले लिया, यौगिक हमने बेंजीन ले लिया। बेंजीन का अणुसूत्र होता है भैया C6H6। C6H6 के अंदर कितने कार्बन हो गए 6, कितने हाइड्रोजन हो गए तो 6। तो अगर सरलतम अनुपात निकाले तो 6:6 को लिख देंगे 1:1, 1:1 का मतलब CH। हम बोल सकते हैं कि जो बेंजीन है, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र होता है CH, ये मूलानुपाती सूत्र CH बन जाएगा। नेक्स्ट यौगिक हमने ले लिया मीथेन। नेक्स्ट यौगिक मैंने क्या ले लिया मीथेन। मीथेन का अणुसूत्र होता है भैया CH4। मीथेन का अणुसूत्र क्या हुआ CH4। कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात क्या हुआ 1:4, तो सरलतम भी 1:4 ही रहेगा। इसका मतलब इसका तो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र दोनों ही समान होते हैं। आप ये भी नहीं समझे कि मूलानुपाती सूत्र हमेशा ही अलग होगा क्या, वो तो सरलतम अनुपात निकालना है। अगर सरलतम अनुपात और वास्तविक अनुपात सेम आ रहा है इसका मतलब अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों ही सेम होंगे। तो हम समझ सकते हैं कि जो मीथेन होता है, मीथेन के लिए अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों ही एक जैसे होंगे। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, हम आपसे ये बता रहे थे, अब हमें क्या करना होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का मतलब उनका सरलतम अनुपात निकालेंगे, परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात निकालेंगे, तो उससे तुम्हारे पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, ये लिखा हमने। जिन यौगिकों के एम्पेरिकल फॉर्मूले समान होते हैं उनमें तत्वों का प्रतिशत संगठन भी समान होता है। ये बात मैं आपको अभी बता चुका हूँ। जिन यौगिकों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा उनके अंदर तत्वों का प्रतिशत संगठन भी समान होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सरलतम अनुपात निकाल के उससे तो हम निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र और फिर मूलानुपाती सूत्र से बनाएंगे अणुसूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र बनाने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखा, अणुसूत्र बराबर होता है N × मूलानुपाती सूत्र। वो आपका जो मूलानुपाती सूत्र है उसको आप N से गुणा कर दो तो आपके पास में अणुसूत्र आ जाएगा। अब आप कहेंगे N क्या होता है,
तो n का मान निकालने का तरीका, n बराबर होता है अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्रभार। उसका जो भी अणुभार है उस अणुभार को हम मूलानुपाती सूत्रभार से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास n का मान आ जाएगा। कई बार सवाल ऐसे आते हैं जिनके अंदर वो अणुभार नहीं देता, हमको वाष्प घनत्व दे देता है, तो बच्चा डरने की क्या जरूरत आ रही है। आप क्या काम करेंगे, जो वाष्प घनत्व दे रखा है उस वाष्प घनत्व को 2 से गुणा कर दो, आपका अणुभार आ जाएगा ना। ये लिख देते हैं 2 इंटू वाष्प घनत्व। n का मान किसके बराबर आ गया, n बराबर आ जाता है अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्रभार। ठीक है, इससे करके हम n का मान निकालेंगे। फिर जो n का मान आएगा इस n के मान से मूलानुपाती सूत्र को गुणा करेंगे तो हमारे पास में अणुसूत्र बन जाता है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन बताते हैं आपको। सबसे पहले सबसे सिंपल सवाल मैंने आपके लिए ले लिया है। एक सवाल लिया, निम्न में से किस युग्म में ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन समान होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा युग्म है, कौन सा ऐसा पेयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन समान होगा। ऑप्शन चेक करते हैं। पहला फर्स्ट दे रखा है CH3COOH एंड C6H12O6। मैंने आपको क्या बोला था, अभी बोला था ना कि जिन यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान होगा उनके अंदर तत्वों का प्रतिशत संघटन समान होगा। तो करना क्या, हर पेयर के मूलानुपाती सूत्र निकालते चले जी। CH3COOH है ना, इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब 2 तो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। अगर सरलतम अनुपात निकाले ये बनता है 1:2:1, यानी इसका जो मूलानुपाती सूत्र है ये बनेगा CH2O। तो मैं ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे लिख देना, एसिटिक एसिड का मूलानुपाती सूत्र हो गया CH2O। ठीक है, दूसरा हमने क्या ले रखा है, ग्लूकोज C6H12O6, इसका सरल अनुपात बनेगा 1:2:1, यानी ये भी बनेगा CH2O। इसका मतलब इन दोनों के मूलानुपाती सूत्र समान है। अगर मूलानुपाती सूत्र समान है तो हम बोल देंगे इन दोनों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का परसेंटेज सेम होगा, यानी पहला तो होगा ही होगा। दूसरा चेक करते हैं। सेकेंड HCHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O, एक ही बात है, ये हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र। और दूसरा लिखा हुआ है एसिटिक एसिड का मूलानुपाती सूत्र अभी भी बताया था CH2O होता है। इसका मतलब दूसरा भी सही है। रीजन क्योंकि इन दोनों का भी मूलानुपाती सूत्र समान है। नेक्स्ट हमने ले लिया ग्लूकोज का, तो अभी बता दिया CH2O होता है। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो है उसका भी मूलानुपाती सूत्र होगा CH2O और इसका भी होगा CH2O। तो मैं देख सकते हैं कि तीनों ऑप्शन के अंदर मूलानुपाती सूत्र दोनों पेयर का समान है। अगर समान है तो हम बोल देंगे इनके अंदर प्रतिसंघटन समान होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। फोर्थ उपरोक्त से भी इसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, आए समझ में। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट, तत्व ए के 3 × 10⁻20 परमाणु, तत्व बी के 5 × 10⁻20 परमाणु के साथ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। सवाल क्या दिया गया, एक तो हमारे पास तत्व ए है और एक तत्व बी है। इसने क्या बोला, तत्व ए के कितने परमाणु है, तत्व ए के परमाणु है 3 × 10⁻20। तत्व बी के कितने परमाणु है 5 × 10⁻20। सवाल में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इसका सरलतम सूत्र का मतलब मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। अभी भी क्या समझाया था, मूलानुपाती सूत्र का मतलब क्या है, परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात। तो आपको क्या करना है, आपको तो ए और बी का अनुपात निकालना है ना। देखो आपको क्या करना होता है, जब भी आपसे बोला जाए इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो आप तो सिंपल सा तरीका ये समझ लीजिए कि मूलानुपाती सूत्र निकालने का मतलब जो भी उसके परमाणु है उनके परमाणुओं का सरलतम अनुपात निकालना है। अब देखो ए के कितने परमाणु है, तो ए के परमाणु है 3 × 10⁻20, ये तो ए के परमाणु है। बी के कितने परमाणु है 5 × 10⁻20, ये दे रखे। तो अगर सरलतम अनुपात निकाले तो सरलतम अनुपात आ जाएगा 3:5। भाई 10⁻20 से 10⁻20 तो आपने कैंसिल कर दिया ना, तो इसका सरलतम अनुपात क्या आ गया 3:5। 3:5 का मतलब हम इसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला बनेगा A3B5। ये इसका मूलानुपाती सूत्र बन गया A3B5। तो जब भी सवाल आए सरलतम सूत्र क्या होगा, मतलब एक तरह से मूलानुपाती सूत्र पूछना चाह रहा है, तो करना क्या है, वो जो भी परमाणु से मिलकर बना हुआ है उन परमाणुओं की संख्या का आप सरलतम अनुपात निकाल लीजिए। उसका जो सरलतम अनुपात होगा वही उसका मूलानुपाती सूत्र होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट हमने ले लिया 60 ग्राम यौगिक में 24 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा। देखिए यौगिक कितना हमारा 60 ग्राम यौगिक है। 60 ग्राम यौगिक के अंदर 24 ग्राम तो कार्बन हो गया, 4 ग्राम हो गया आपका हाइड्रोजन और बाकी बची हुई ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितनी होगी, तो देख लो ना, 24 ग्राम तो कार्बन हो गया, 4 ग्राम आपका हाइड्रोजन हो गया, 24 और 4 कितना हो गया 28।
ठीक है, टोटल कितना दे रखा है 60, 60 में से आप क्या काम करें, ये 28 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 32। इसका मतलब आपके पास में 32 ग्राम ऑक्सीजन आ गई है। ठीक है, चलिए अब आपको इसका मतलब एक तरह से देखा जाए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो एक तरह से हमको ये तो दे रखा है ना, ये तो दे रखा क्वेश्चन के अंदर 24 ग्राम तो आपका कार्बन है, ये 24 ग्राम तो कार्बन है। ठीक है, दूसरा आपको पास क्या दे रखा है 4 ग्राम आपको हाइड्रोजन दे रखा है, 4 ग्राम आपके पास में हाइड्रोजन है, बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन है। तो इसको देखने से पता लग रहा है ऑक्सीजन कितना हमारे पास में 32 ग्राम आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं, ये लीजिए हमारे पास 32 ग्राम ये ऑक्सीजन है, ये लीजिए, ये तो मात्रा आ गई, ये तो मात्रा आ गई ना। आपको क्या निकालना है, आपको तो परमाणु की संख्या निकालनी नहीं यार, अरे परमाणु की संख्या निकाल के उसका सरलतम अनुपात निकालना। इसका मतलब अब अपन इसको ऐसे सोचे ना, एक तरह से मेरे को मात्रा दे रखी है और मात्रा देके मेरे को तो परमाणु चाहिए, तो मात्रा से परमाणु कैसे लाएंगे यार, तो मात्रा से क्या बनाएंगे, मोल बनाएंगे। मात्रा जो है, मात्रा से पहले क्या बनाएंगे, मोल बनाएंगे, और मोल से पर परमाणु बनाएंगे। तो अपने काम करते हैं ना, ये लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सरल अनुपात लाना है। ठीक है, देखो सबकी मात्रा दे रखी है ना। मात्रा से मोल बनाने का तरीका क्या होता है, मात्रा से मोल बनाने का तरीका, परमाणु है तो परमाणु भार का भाग लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं 24 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, 24 में 12 का भाग लगाया तो 24 बटा 12 यानी क्या आ गया, ये मोल बन गया। अब मोल किसका बना, परमाणु भार का भाग लगा, इसका मतलब परमाणु के मोल, या ये आ गया कार्बन के ग्राम परमाणु। दूसरा चले हाइड्रोजन की बात करें, 4 है, इसमें मैंने 1 का भाग लगा दिया, 32 है, 32 के अंदर मैंने 16 का भाग लगा दिया। देखो अब आप इसमें गलती क्या करोगे, आप इसके अंदर 32 और हाइड्रोजन की जगह 2 का भाग लगा दोगे। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आपको परमाणु की संख्या निकालनी है तो मोल भी परमाणु के लाने, अरे यार परमाणु की संख्या निकालनी है ना तो मोल भी परमाणु के लाने। परमाणु के मोल का मतलब ग्राम परमाणु होता है ना, ग्राम परमाणु कैसे निकालते हैं, ग्राम में बार अपन परमाणु बार, हाइड्रोजन का परमाणु बार 1 होता है, 2 नहीं होता है, ऑक्सीजन का परमाणु बार 16 होगा, 32 नहीं होगा। ये गलती मत कर देना यहाँ पर। ये मैंने बेसिकली क्या किया, ये मैंने ग्राम परमाणु निकाल दिया, ये ग्राम परमाणु निकाला। ग्राम परमाणु क्या होता है, ग्राम परमाणु ये होता था ना, ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार, ये मैंने ज्ञात कर लिया। ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार मैंने ये ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसको सोल्व करें दिया जाता है, ये आ जाए आपके पास में 2 4 2 4 2 2 4 ये 2। ठीक है, 2 अनुपात, ये बन गया 2:4:2 या सरलतम अनुपात आ जाएगा 1:2:1 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला बनेगा CH2O, इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH2O। आंसर देंगे, इसका मूल अनुपाती सूत्र है CH2O। ठीक है, अब आप ये सोचते होंगे सर आपने डायरेक्ट निकाल दिया, मैंने क्या किया, ये बेसिकली क्या है, ये ग्राम परमाणु है। ग्राम परमाणु का मतलब परमाणु के मोल है ना, तो परमाणु का मोल का अनुपात है। आपने तो बोला था परमाणु का अनुपात निकालना, आपने मोल का निकाल दिया, कोई बात नहीं। ये मोल है ना, तो मोल से परमाणु बनाने के लिए Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी Na से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी Na से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी Na से मल्टीप्लाई होगा, और फिर Na से Na कैंसिल हो जाएगा तो आएगा तो वही ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु के मोल का अनुपात होता है ना, वही बेसिकली उसके परमाणु का अनुपात होता है। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है जी, आप चाहो तो ये तो मोल आए, मोल से परमाणु बना दो, बिना बात के एक स्टेप और बढ़ाओगे, Na से गुणा करोगे और फिर अगली स्टेप उसको कैंसिल कर दोगे, तो ले दे के बात तो वो की हुई आ गई ना। इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं। समझ में आया क्वेश्चन, और बताते हैं आएगा आपको अच्छे समझ में। अगला सवाल 5.6 ग्राम सिलिकॉन, 5.6 ग्राम सिलिकॉन SI, इसका परमाणु भार देगा 28। 21.3 ग्राम क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। यौगिक का सूत्र होगा, हमको यौगिक का सूत्र पूछा जा रहा है। मैंने आपसे अभी भी क्या बोला, जब भी आपसे सूत्र वगैरह की बात करता है, जब भी आपसे पूछा जाए इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र निकालने का मतलब आपको एक तरह से मूलानुपाती सूत्र निकालना होता है। तो चलिए जी सोल्व करते हैं। देखिए सिलिकॉन और परमाणु बना हुआ है क्लोरीन से मिलके, सिलिकॉन क्लोरीन। तो हमको करना क्या है, सिलिकॉन और जो क्लोरीन है इनके परमाणु का अनुपात निकालना है। अब परमाणु का अनुपात कैसे निकाले, इसने हमको मात्रा दे रखी है, ये मात्रा दे दी है, तो मात्रा से परमाणु बनाने का तरीका भी बताया था ना। मात्रा कितनी है सिलिकॉन की 5.6, इसके अंदर हमने परमाणु भार का भाग लगा दिया, ये बन गया हमारे पास में सिलिकॉन के ग्राम परमाणु। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की मात्रा कितनी दे रखी है 21.3, इसके अंदर भाग लगा दिया 35.5 का 71 का मत लगाना, परमाणु भार का भाग लगाना है, क्योंकि परमाणु को भार का भाग लगाओगे तभी उतारेंगे ग्राम परमाणु, और मेरे को परमाणु चाहिए ना कि अणु चाहिए, तुमने इसका भाग लगा दिया 5.6 है।
5.6 को मैंने 28 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ जाता है 0.2, ये तो 0.2 आ गया अनुपात। दूसरा क्या काम करें, 21.3 है, 21.3 इसको डिवाइड कर दिया हमने 35.5 से, ये हमको देता है 0.6, ये 0.6 आ गया। ठीक है, चलिए अब आपसे बोला गया मूलानुपात सूत्र क्या होता है, सरलतम पूर्णांक अनुपात होता है। अब ये अनुपात है ना, इसको सरलतम बनाना है। इससे सरलतम बनाने का तरीका क्या है, इन दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उसे दोनों को डिवाइड कर दो। 0.2 और 0.6 में से छोटा नंबर कौन है, 0.2, तो 0.2 से दोनों से डिवाइड कर दिया। ये लीजिए 0.2 अपॉन 0.2 और इसको मैं लिखा 0.6 अपॉन 0.2, ये आ जाएगा। इसको देखा जाए ये बनेगा 1:3। 1:3 का मतलब एक तरह से सिलिकॉन का एक परमाणु है और क्लोरीन का 3 परमाणु है, तो आंसर देंगे इसका फॉर्मूला बन जाएगा SiCl3। ये लीजिए आंसर आ जाएगा SiCl3। समझा क्वेश्चन? तो कुल मिला के बात यह है, जब भी आपसे अणुसूत्र पूछा जाए, जब भी आपसे सूत्र पूछा जाए या मूलानुपाती सूत्र पूछा जाए तो परमाणु की संख्या निकाल के उनका अनुपात निकालना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब परमाणु की संख्या निकालने के लिए कई बार सवाल ऐसे आते हैं जिनमें डायरेक्ट परमाणु दे देते, जैसे वो सवाल बनाया था ना A और B के परमाणु, तो वहां परमाणु दे दिया था तो मैंने डायरेक्ट अनुपात निकाल दिया। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिनके परमाणु ना दे के मात्रा दे देता है, तो मात्रा दे तो आपको सिखा दिया ना मोल कंसेप्ट के अंदर कि मात्रा दे रखा है तो मात्रा से परमाणु कैसे बनाते हैं, तो मात्रा से परमाणु बना के सवाल को सोल्व किया जा सकता है बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है जी, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए। एक कार्बनिक यौगिक में 49.3% कार्बन, 6.84% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक का वाष्प घनत्व 73 है। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करो। ठीक है, एक यौगिक दे रखा है, एक कार्बनिक यौगिक है, इसके अंदर 49.3% तो कार्बन है, 6.84% हाइड्रोजन है और बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन कितना हुआ, तो 49.3 और 6.84 इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर दो तो बचा हुआ ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, अब करना क्या है, अच्छा ये जो प्रतिशत दे रखा है ना, ये प्रतिशत हमको भारात्मक रूप में दे रखा है। इसका मतलब एक तरह से ये हम ऐसे समझ लेते हैं, अगर यौगिक हमारे पास 100 ग्राम है ना, तो ये कार्बन होगा 49.3 ग्राम, हाइड्रोजन होगा 6.84 ग्राम और 100 में से माइनस कर दो दोनों को तो बचा हुआ आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज आपको इन टर्म्स ऑफ मास ही दे रखा है। चलो जी, अब इसको सोल्व कैसे करें, तो सोल्व करने का तरीका क्या है, तरीका तो यही है ना, आप करते क्या हो, आप उनका सरलतम अनुपात तो निकालते हो ना। भाई आपने क्या किया, अभी जो सवाल बनाया था मात्रा दे रखी थी तो मात्रा को किससे डिवाइड किया, परमाणु भार से। अब क्वेश्चन वो का वही है पर मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में सोल्व कर दिया। देखो अब 3 तत्व है, तत्व पहले कॉलम में लिखा मैंने तत्व, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है, ये तो तत्व। दूसरा कॉलम में मैंने परसेंटेज लिख दिया, प्रतिशत कार्बन कितना है 49.3% है, ये 49.3% है, हाइड्रोजन आपका 6.84% है और बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन है। इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस किया तो 43.86% ये हमारा ऑक्सीजन आ गया। तीसरा कॉलम में लिखा मैंने परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने अभी क्या किया था कि आपने जो मात्रा दे रखी थी, मात्रा को किससे डिवाइड किया, मात्रा को आपने परमाणु भार से डिवाइड किया, तो मात्रा को परमाणु भार से डिवाइड करके आपने ग्राम परमाणु बनाए थे, वही कॉलम मैंने इधर बना दिया। ग्राम परमाणु को मतलब परमाणु के मोल कैसे निकाले थे, ग्राम में मात्रा को परमाणु भार से डिवाइड किया ना, तो देखो मात्रा कितनी है कार्बन की 49.3, परमाणु भार 12, 49.3 में 12 का भाग लगा दिया तो 4.1 आया। हाइड्रोजन पे चले, मात्रा 6.84 है, इसमें परमाणु भार 1 का भाग लगा दिया 6.84 आया। ऑक्सीजन की बात करें, मात्रा है 43.86, परमाणु भार 16, तो 43.86 के अंदर 16 का भाग लगाया तो यह आ जाता 2.72। ये लीजिए परमाणु के मोल आ गए, ये परमाणु के मोल आ गए। आगे फिर अब मैंने आपसे बोला सरलतम अनुपात निकालना है, तो सरलतम अनुपात निकालने का तरीका, इसके पहले सवाल में क्या था ना कि सरलतम अनुपात निकालने का तरीका क्या होता है कि उन दोनों में से जो सबसे छोटा हो, उनमें से जो सबसे छोटा हो उससे सबका भाग लगा दो। अब देखो मेरे पास क्या है, ये 4.1 आया, ये 6.84 आया और ये 2.72 आया। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में जो सबसे छोटा है, इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे तीनों को भाग लगा दो, उसको बोलते हैं सरलतम अनुपात। से निकाला मैंने सरलतम अनुपात, सबसे छोटा नंबर कौन है 2.72, तो हम क्या करेंगे तीनों को 2.72 से डिवाइड करेंगे। तो देख सकते हैं 4.1 को 2.72 से डिवाइड किया तो 1.5 आया, 6.84 को 2.72 से डिवाइड किया तो 2.5 आया, 2.72 को 2.72 से डिवाइड किया तो 1 आया। ये मेरे पास सरलतम अनुपात आया। हमको लाना होता है सरलतम पूर्णांक अनुपात, पूर्णांक लाना है।
अभी तक जो सवाल बनाए थे उनके अंदर पहले से पूर्णांक आ जाता था, तो ये वाली स्टेप हम बनाते नहीं थे। अब मेरे को क्या करना है, ये तो सरलतम अनुपात आया, मेरे को चाहिए सरलतम पूर्णांक अनुपात, ऐसे भिन्नात्मक नहीं चाहिए। तो पूर्णांक अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए इसको इन सबको एक ऐसे नंबर से गुणा करेंगे जिससे सब पूर्णांक में बदल जाए। शुरुआत करें एक से गुणा करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद नंबर आता है 2 से गुणा करें तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 3, 2 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 से किया तो 2, तो 3, 5, 2, ये एक सरलतम पूर्णांक अनुपात में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हमारे पास कार्बन के परमाणु आ रहे 3, हाइड्रोजन के आ रहे 5, ऑक्सीजन के आ रहे 2। नेक्स्ट स्टेप देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो बनेगा 3:5:2, तो इसका मूलानुपाती सूत्र बनेगा, इसका मूलानुपाती सूत्र है C3H5O2, ये बन गया मूलानुपाती सूत्र। चलिए जी, अब ये जो मूलानुपाती सूत्र है ना, इस मूलानुपाती सूत्र का सूत्र भार निकाल लो। मूलानुपाती सूत्र भार कार्बन 12 × 3, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 16 दूनी 32 ही आ गया। इन सबका सम किया तो कितना आ जाएगा 73। ये तो हमारे पास में आ गया। अब अणुसूत्र निकालने के लिए क्या करते थे, मूलानुपाती सूत्र को n से गुणा करते थे, तो n का मान निकालना पड़ेगा। n बराबर बताया था ना, अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। सवाल के अंदर वाष्प घनत्व दे रखा है, वाष्प घनत्व को 2 से गुणा किया तो अणुभार बन जाएगा। अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार आ रहा है 73 का भाग लगाए तो बन जाएगा 2, n का मान आ गया 2। यानी मूलानुपाती सूत्र को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो आपके पास बनेगा अणुसूत्र। अणुसूत्र बराबर आता है n × मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र आपका ये रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये बन जाएगा C6H10O4। आंसर देंगे, इसका अणुसूत्र बनके तैयार हो गया है। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व करके दिखा दिया। इसी टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, एक अकार्बनिक लवण में 29.11% सोडियम, 40.50% सल्फर तथा 30.38% ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? समझना, एक यौगिक आपको दे रखा है, इसमें सोडियम का परसेंटेज दे रखा है 29.11%, सल्फर दे रखा है 40.50% और ऑक्सीजन दे रखा है 30.38%। आपसे पूछा जा रहा है इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। सवाल को सोल्व करने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली वो का वही है। पहले कॉलम में लिखेंगे तत्व, दूसरे में लिखेंगे प्रतिशत और तीसरे लिखेंगे परमाणु भार। देखो, तत्व है सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, प्रतिशत सोडियम का प्रतिशत 29.11, सल्फर का प्रतिशत 40.50, ऑक्सीजन का प्रतिशत 30.38, ये लीजिए का प्रतिशत आ गया। अगले कॉलम में लिखा परमाणु भार, सोडियम का परमाणु भार 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है। अगले कॉलम में लिखते हैं परमाणु के मोल। परमाणु के मोल कैसे निकालते हैं, उसकी मात्रा अपॉन परमाणु भार। देख लीजिए, 29.11 को 23 से डिवाइड किया तो 1.265 आ गया। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट 40.50 को 32 में भाग लगाया तो 1.265 आएगा। 30.38 के अंदर 16 का भाग लगाया तो 1.898 आ गया। यहाँ तक पहुंच गए। अब हमको सरलतम अनुपात बनाना है। सरलतम अनुपात बनाने का तरीका बता रखा है, इनमें जो सबसे छोटा हो उससे सबको डिवाइड कर दो। सबसे छोटा नंबर 1.265 है तो इन तीनों को 1.265 से डिवाइड करना है। तो देख लीजिए 1.265 अपॉन 1.265 ये तो 1 देगा। 1.265 को 1.265 से डिवाइड किया ये भी 1 देगा। फिर 1.898 को 1.265 से डिवाइड किया तो हमको 1.5 देगा। अब ये आ गया 1 और 1.5। अब इसको पूर्णांक में बदलना है। पूर्णांक में बदलने के लिए बोला ना आपसे, एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे कि ये पूर्णांक में बदल जाए। हम शुरुआत करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगला नंबर हमने लिया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये बनेगा 3, बन गया पूर्णांक। तो मतलब सोडियम के 2 परमाणु है, सल्फर के 2 है, ऑक्सीजन के 3 है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र अगर देखें, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन आ जाएगा 2:2:3। इसको लिख सकते हैं Na2H2O3, ये बन जाएगा इसका मूलानुपाती सूत्र। इसका मूलानुपाती सूत्र बन गया बेटे Na2H2O3। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वेश्चन और सोल्व करके दिखा दिया। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसके सोल्व करने की जो टेक्निक है वो आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ लेते क्या भैया। ये है, एक धातु 2 ऑक्साइड बनाती है, एक धातु 2 ऑक्साइड बनाती है। दोनों ऑक्साइड में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्रमशः 22.52 तथा 30.2% है। यदि प्रथम ऑक्साइड MO हो तो द्वितीय ऑक्साइड क्या होगा। इसमें ये बोला एक धातु M है, एक धातु हमारे पास M है, इसमें 2 ऑक्साइड बना लिए। एक धातु हमारे पास M है, इसमें 2 ऑक्साइड बना लिए।
पहला जो ऑक्साइड है, पहले ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन दे रखी है 22.5%, दूसरे ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन दे रखी है 30.2%। और आपसे पूछ रहा है अगर पहला ऑक्साइड आपका MO होना तो दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, समझना क्वेश्चन को बनाए कैसे। इसने बोला प्रथम ऑक्साइड आपका MO है तो दूसरा ऑक्साइड क्या होगा, द्वितीय ऑक्साइड क्या होगा, तो हमको पता नहीं। दूसरे ऑक्साइड के अंदर धातु के कितने परमाणु है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो मैंने मान लिया वो है MXOY। इसका मतलब मैंने मान लिया कि जो दूसरा ऑक्साइड है उसके अंदर X तो धातु के परमाणु है और Y उसमें ऑक्सीजन के परमाणु है। अगर मैं X और Y का मान निकाल लूं तो इसका मतलब सवाल सोल्व हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इस सवाल में मेरे को क्या करना है कि जो सेकंड ऑक्साइड है उसके अंदर पता लगाना है कि सेकंड ऑक्साइड के अंदर कितने तो धातु के परमाणु होंगे और कितने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। क्लियर है। इसलिए क्या बोला, फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन दे रखा 22.52। तो देखो फर्स्ट ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है तो धातु और ऑक्सीजन ही होगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। धातु और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना बोला 22.52, तो धातु कितनी होगी 100 में से माइनस करें तो 77.48 आ जाएगा, ये इसमें धातु होगी। दूसरे ऑक्साइड में देखें, दूसरे ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितना है 30.2 है, ऑक्सीजन तो 30.2 है और मेटल कितना होगा 100 में से माइनस करो तो ये बन जाएगा 69.8 इसमें धातु आ जाती है। ये तुमने ये पता लगा लिया कि फर्स्ट और सेकंड ऑक्साइड के अंदर धातु ऑक्सीजन कितना है। चलिए जी देखो अब आपको करना क्या है, आपको बस ये पता लगाना है कि दूसरे ऑक्साइड के अंदर कितने तो धातु परमाणु है और कितने ऑक्सीजन के परमाणु है। तो मैं सबसे पहले तो दूसरे ऑक्साइड के अंदर कितने धातु परमाणु है उनकी गणना करना आपको सिखाता हूं। अब गणना कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं गणना करता हूं धातु परमाणुओं की। मैंने लिखा था रिकॉर्डिंग धातु परमाणु की गणना। सबसे पहले मैं धातु परमाणु की गणना करूंगा। कैसे करूंगा पहले मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो उधर पहला जो ऑक्साइड है, सुनो उधर पहले ऑक्साइड में धातु कितने ग्राम है, पहले ऑक्साइड में धातु है 77.48 और इसमें धातु परमाणु कितना तो 1 है। तो हमेशा बोल सकते हैं ना अगर 77.48 ग्राम धातु होती है तो धातु परमाणु 1 होता है। अच्छा दूसरे ऑक्साइड के अंदर धातु कितनी है 69.8 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, हम ऐसे बोले अगर 77.48 ग्राम धातु है तो धातु परमाणु 1 होता है। अगर धातु 69.8 ग्राम हो तो कितने धातु परमाणु होंगे, यूनिटरी मेथड लगा के सवाल बना सकते हैं। तो मैं इसको पता कैसे लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा जब 77.48 ग्राम धातु है तो धातु परमाणु है हमारे पास 1, तो 69.8 ग्राम अगर धातु हो तो धातु परमाणु की संख्या क्या होगी, ये देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। देखो 77.48 ग्राम धातु है तो धातु परमाणु आपका 1 है। अगर 69.8 ग्राम धातु हो तो धातु परमाणु की संख्या क्या होगी, तो यह जाएगा 69.8 अपॉन 77.48, इसमें भाग लगाए तो यह जाएगा 0.9 धातु परमाणु। इससे हमको पता लग गया कि दूसरे ऑक्साइड के अंदर 0.9 धातु परमाणु उपस्थित है। तो जैसे हमने धातु परमाणु की गणना करी ऐसे कैसे हम एग्जैक्टली सेकंड ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन परमाणु की भी गणना करते हैं। अब देखो ऑक्सीजन के परमाणु की गणना कैसे करेंगे, फिर समझो। पहला जो ऑक्साइड है इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन हमारे पास 22.52 है और ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। तो हम इसे बोल सकते हैं अगर 22.52 ग्राम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु 1 होता है। अगर ऑक्सीजन 30.2 हो तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने होंगे, तो यहाँ से Y का मान निकल जाएगा। तो ये लीजिए हमने ऑक्सीजन के परमाणु की गणना भी आपको सिखाई। ऑक्सीजन परमाणु की गणना क्या लिखेंगे, 22.52 ग्राम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु है 1। अगर ऑक्सीजन 30.2 ग्राम हो तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने होंगे, तो यह आ जाएगा 30.2 अपॉन 22.52, इसमें भाग लगाए तो हमको देता है 1.34 एटम। इससे हमको पता लग गया कि हमारा जो दूसरा ऑक्साइड है उस दूसरे ऑक्साइड के अंदर धातु परमाणु है 0.9 और ऑक्सीजन परमाणु है 1.34। धातु परमाणु है 0.9, ऑक्सीजन परमाणु है 1.34। अब क्या करें, अब दूसरे ऑक्साइड के अंदर धातु परमाणु भी पता लग गए 0.9 होते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु भी पता लग गए 1.34 होते हैं। तो क्या करो, इनका सरलतम अनुपात निकाल लो। नेक्स्ट स्टेप, बहुत ही शानदार सवाल है। देखो धातु परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात तो 0.9 और 1.34 आ गया। मैंने आपसे क्या बोला, सरलतम अनुपात निकालो। सरलतम अनुपात निकालने का तरीका क्या बता रही है कि जब सबसे छोटा हो उससे को भाग लगा दो। 0.9 और 1.34 में छोटा नंबर 0.9 है तो दोनों के अंदर 0.9 का भाग लगाऊंगा। 0.9 अपॉन 0.9, 1.34 अपॉन 0.9, तो आ गया 1:1.5, ये तो आ गया सरलतम अनुपात। हमको लाना था सरलतम पूर्णांक अनुपात, इसको पूर्णांक में बदलने के लिए नंबर से गुणा करेंगे। इसको गुणा करा हमने 2 से, तो ये बनेगा 2:3। 2:3 का मतलब इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा M2O3। बहुत ही शानदार सवाल है ये, इसका फॉर्मूला बनेगा M2O3। ठीक है।